वेलकम टू इन्फिनिट पाठशाला। आजकल हम सब फोन से टैप एंड पे करते हैं, है ना। सैमसंग पे हो या गूगल पे, लगभग हर जगह चलता है। लेकिन एक बात कभी सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल, जिसका आईफोन इतना पॉपुलर है, उसका एप्पल पे इंडिया में क्यों नहीं है? अजीब बात है ना। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब आप जानते हैं, किसी बिजनेस प्लान या स्ट्रैटेजी में नहीं छुपा है। नहीं, इसकी जड़ें तो एप्पल पे की अपनी अनोखी टेक्नोलॉजी में ही हैं। मतलब सब कुछ इस पर टिका है कि इसकी सिक्योरिटी काम कैसे करती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब आप एप्पल पे से कहीं पेमेंट करते हैं ना, तो आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का असली नंबर दुकानदार के साथ शेयर होता ही नहीं है, कभी नहीं। मतलब आपका कार्ड डिजिटल दुनिया में भी एकदम सेफ रहता है। यही है इसकी सिक्योरिटी का सबसे पहला और सबसे मजबूत पिलर। तो सवाल उठता है कि भाई अगर असली कार्ड नंबर शेयर ही नहीं होता तो पेमेंट होती कैसे है? अच्छा, यहीं पर एंट्री होती है यूनिक डिवाइस अकाउंट नंबर की। देखिए होता क्या है, जब आप अपना कार्ड एप्पल पे में ऐड करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल एन्क्रिप्टेड कोड बना दिया जाता है, और ये कोड कहीं और नहीं बल्कि आपके फ़ोन की एक सुपर सिक्योर चिप में स्टोर होता है, जिसे सिक्योर एन्क्लेव कहते हैं। मज़े की बात यह है कि ये एप्पल के सर्वर पर भी नहीं होता, सिर्फ आपके फ़ोन में। तो असल में जब आप पेमेंट करते हैं तब होता क्या है? ये प्रोसेस बहुत सिंपल और एकदम सिक्योर है। आपके फ़ोन में वो यूनिक नंबर तो पहले से ही है, राइट? अब जैसे ही आप पेमेंट करने के लिए अपना फ़ोन टैप करते हैं, आपका आईफोन हर बार एक नया वन टाइम सिक्योरिटी कोड बना देता है। दुकानदार को सिर्फ और सिर्फ यही कोड मिलता है। आपके असली कार्ड की कोई भी जानकारी उन तक नहीं पहुंचती। मतलब आपकी पहचान पूरी तरह से प्राइवेट रहती है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हम सबके कार्ड के पीछे वो 3 अंकों का सीवीवी नंबर होता है ना। अब बस ये सोचिए कि हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं तो आपको एक नया एकदम फ्रेश सीवीवी नंबर मिले, जो सिर्फ उसी एक ट्रांजैक्शन के लिए काम करे। कमाल है ना। बस एप्पल पे का वन टाइम सिक्योरिटी कोड बिल्कुल यही काम करता है। ये सिक्योरिटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ दुकानदार से आपका डेटा बचाने तक ही खत्म नहीं होती। एप्पल इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये है आपकी प्राइवेसी, आपकी निजता की बात। और यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। और ये बात सच में हैरान करने वाली है। हमने ये तो देख लिया कि दुकानदार को आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल को भी आपके लेन देन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एप्पल खुद ये ट्रैक नहीं करता कि आप क्या खरीद रहे हैं। मतलब इसे और भी साफ साफ समझते हैं। एप्पल को ये नहीं पता कि आपने क्या खरीदा, एक कप कॉफ़ी खरीदी या एक नया लैपटॉप। उन्हें ये भी नहीं पता कि आपने उसे कहाँ से खरीदा, किसी मॉल से या गली की दुकान से। और तो और उन्हें ये भी नहीं पता कि आपने कितना पैसा खर्च किया। आप सोचिए, आज के दौर में जहाँ ज़्यादातर टेक कंपनियां हमारे डेटा से ही पैसा कमाती हैं, वहीं एप्पल इस मामले में खुद को पूरी तरह से अलग रखता है। और बस यही वो वजह है जो एप्पल पे को बाकियों से एकदम अलग बनाती है। प्राइवेसी को लेकर उनकी यही सोच है कि आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ आपका है और किसी का नहीं, और शायद इसीलिए इसे प्राइवेसी का किंग कहा जाता है। तो अब सवाल ये है कि जब ये सिस्टम इतना सिक्योर है, इतना प्राइवेट है, तो फिर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, भारत के नियम और कानून। तो असली रुकावट है कहाँ? जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों में। आरबीआई का एक बहुत ही सीधा और साफ नियम है, जो भी पेमेंट सिस्टम भारत में काम करेगा, उसे सिक्योरिटी और निगरानी के लिए अपने ट्रांजैक्शन का डेटा अधिकारियों के साथ शेयर करना होगा। ये नियम सबके लिए एक बराबर है। और यहीं पर आकर सारी बात अटक जाती है। आप सोचिए, एक तरफ एप्पल का कोर प्रिंसिपल है कि हम यूजर का डेटा इकट्ठा ही नहीं करते, तो हम उसे शेयर कैसे कर सकते हैं। उनका पूरा का पूरा सिस्टम ही इस तरह से बना है कि उनके पास ये डेटा होता ही नहीं है। और दूसरी तरफ है आरबीआई का एकदम साफ नियम कि आपको ये डेटा शेयर करना ही होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां कोई भी पक्ष अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ये सिर्फ एप्पल पे बनाम आरबीआई की लड़ाई नहीं है, ये प्राइवेसी और रेगुलेशन के बीच संतुलन का एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो यूजर की प्राइवेसी की भी पूरी तरह से रक्षा करे और साथ ही देश के नियमों का भी पालन कर सके?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाले समय में ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे ट्यून्ड।